प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मंगलूरु विश्वविद्यालय के अंतर्गत द्वितीय बीएससी तृतीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपके पाठ्यक्रमांतर्गत राजेंद्र यादव द्वारा विरचित कहानी मेहमान का अध्ययन करेंगे। मेहमान कहानी राजेंद्र यादव की लिखी एक सुंदर कहानी है, जिसमें एक मध्यवर्गीय आदमी की भीतरी हलचल का सटीक चित्रण किया गया है। इस कहानी का नायक एक मध्यवर्गीय व्यक्ति है जो हीनता ग्रंथि का शिकार है। हीनता ग्रंथि का अर्थ है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अर्थात अपने अभावग्रस्त जीवन की दुर्दशा को लोगों से, समाज से छिपाते फिरने का एक रोग, बीमारी। इस कहानी के नायक को अपना सब कुछ तुच्छ, हीन और कमीना लगने लगता है। एक उच्च वर्गीय अतिथि के घर में आने पर कथानायक की मानसिक उतल पुतल का जीता जागता चित्रण यहाँ किया गया है। यहाँ स्पष्टता हीनता ग्रंथि का शिकार मध्यम वर्गीय व्यक्ति की मनोदशा का परिचय है। कहानी का नायक मन ही मन अपने घर में आए एक विशेष मेहमान की संभावना से ही परेशान है। इस बात का पता हमें कहानी के अंत में चलता है कि असल में अभी कोई मेहमान आया ही नहीं, किंतु वह मन ही मन ऐसी कल्पना कर रहा है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, कैसा होगा। कथानायक को अपने घर की हर चीज़ मामूली सी लगने लगती है। उसे यहाँ तक कि अपना व्यक्तित्व, अपनी पत्नी का व्यक्तित्व, अपने बच्चे का व्यक्तित्व एवं उन सब का रहन सहन भी। लेखक ने विस्तृत विवरणों एवं गहरी मनोवैज्ञानिक समझ के साथ कहानी में एक मध्यवर्गीय आदमी का मानसिक द्वंद्व एवं आत्मशंकाओं का सजीव चित्रण किया है। कथा नायक की मनस्थिति का परिचय दिलाते हुए दुनिया भर के मध्यवर्गीय घर एवं गृहस्वामी की व्यथा पीड़ा का सही चित्रण किया है। इस कहानी में कथानायक हीनता ग्रंथि का शिकार है। वो अपने तनाव को इस कथन से व्यक्त करता है, वे आएंगे, इस बात का तनाव मेरे ऊपर सुबह से ही सवार था। स्पष्ट है उसके तनाव के पीछे का कारण उसके घर में आने वाला अतिथि है, मेहमान है जो उच्च वर्ग का है। उसकी नज़र में उनका सब कुछ श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। उसे अपना सब कुछ हीन लगने लगता है। यही उसकी परेशानी है। लपक कर दरवाज़ा खोलना, पत्नी पुष्पा के बारे में ऐसा सोचना कि इस कमबख्त को एहसास ही नहीं है कि हमारे यहाँ कितना बड़ा आदमी आया है। उसने अपने घर को बड़े और भले ढंग से सजाया था। उसने घर की सारी व्यवस्था उलट पलट दी थी। हर चीज़ को बेहतरीन ढंग से सजाने में पति और पत्नी दोनों विफल थे और इसलिए कथानायक को वह सब फूहड़, असभ्य, अशिष्ट लगने लगा था। ऐसी सुंदर सजावट के बावजूद भी उसे लगता था कि उसका घर उन जैसे बड़े मेहमान के लायक नहीं है। उसे अपनी बैठक, अपनी मेज, कुर्सियाँ, सारा घर बहुत ही बेकार और साधारण लगता है। घर में इतना काया पलट करने पर भी उसे अपना घर एक फटीचर क्लर्क का घर लगता है। ऐसा लगना उसकी मानसिक समस्या, हीन भावना का द्योतक है। उसे यहाँ तक लगता है कि कुर्सियों को मेहमान के घर के ईंधन के रूप में काम में लिया जाता होगा। इनके नौकरों के घर हमारे घर से बेहतर होंगे। यह तो इनकी महानता ही है कि वो हमारे घर पधारे हैं। कथानायक की मानसिक हरकतों को देखकर पाठकों को उसके प्रति सहानुभूति होने लगती है। हमें लगता है कि दुनिया के लाखों करोड़ों लोग ऐसी मनोदशा के कारण त्रस्त हैं, दुखी हैं। ऐसे हजारों लाखों मध्यवर्गीय घर अशांति या बेचैनी का आवास बन चुके हैं। कहानी के लेखक ने नायक की मनस्थिति को दर्शाते हुए यह इशारा किया है कि यह मध्यवर्गीय घर एवं गृहस्वामी की असली समस्या है। कथाकार ने विस्तृत विवरणों और गहरी मनोवैज्ञानिक समझ के साथ इसमें एक मध्यवर्गीय व्यक्ति की भीतरी हलचल और आत्मशंकाओं का चित्रण किया है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आइए अब हम राजेंद्र यादव कृत मेहमान कहानी पढ़ेंगे। वे आएंगे, इस बात का तनाव मेरे ऊपर सुबह से सवार था। पहले ही वाक्य में यहाँ लेखक कहते हैं कि किसी अज्ञात मेहमान के आने के इंतज़ार में है और इस वजह से वे चिंतित हैं। लेकिन जब वे आ गए तो यह भी पता नहीं चल सका कि किसी सवारी से आए हैं या पैदल। दरवाजे पर बहुत ही हल्के से ठक ठक हुई। मुझे उनका इंतज़ार था, इसलिए फ़ौरन समझ गया कि वे ही हैं। लगा जैसे नीचे एक बहुत लंबी गाड़ी खड़ी हुई है और वे उससे उतरकर ऊपर चले आए हैं। मैंने अपने हिसाब से घर काफ़ी संवार दिया था।
लेकिन जब ठक ठक हुई तो घबराकर चौंक उठा। साथ ही मुझे लगा कि आवाज़ में ही ऐसा कुछ महान और शालीन है कि उनके सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। मैंने इशारे से पत्नी को बताया, वे आ गए हैं। लपक कर दरवाज़ा खोला। बड़ा भव्य वेश था, कुर्ता धोती, कंधों पर कीमती शाल, बड़ा प्रभावशाली मोहक चेहरा, खुली हुई आत्मीय प्रसन्न मुद्रा, शायद एक प्रभामंडल बिखेरती सी। अपने भविष्य के व्यक्तित्व की जैसी मैं कल्पना किया करता था, ठीक वही रूप था। मैंने नमस्कार के साथ कहा, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। लगा कुछ और कहना चाहिए था। वे बड़े ही सहज अपनेपन से मुस्कुराए, मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा और भीतर आ गए। सभी हैं? जी, मैं हकलाहट रोक कर कहा। हम सब आपके इंतज़ार में ही थे, लेकिन आपके आने का पता ही नहीं चला। मैं तो सुबह से कई बार नीचे सड़क पर झांक आया था, हर आहट पर कान लगाए बैठा था। 2 बार पान वाले की दुकान तक हो आया, उसे भी कहा कि हमारे एक मेहमान आने वाले हैं, कोई आकर पूछे तो घर बता देना। लेकिन हो सकता है कि मैंने यह सब उनसे न कहा हो और सुबह से अब तक की अपनी परेशानी को दोहरा भर लिया हो मन ही मन। कहा इतना ही हो, पता तो था ही आप आज आएंगे। कल भी सोचा था कि शायद एक दिन पहले चले आए। अकेले ही हैं? हाँ भाई, अपना कुछ ठीक तोड़े ही है। उन्होंने शायद रमते राम शब्द को दबा लिया। किस दिन कहाँ होंगे बस इतना पता होता है। मैं आगे आगे चलता हुआ हाथ धोने की मुद्रा में मुट्ठियाँ मसलता सा उन्हें लिए हुए अंदर आ रहा था, जैसे गलीचे पर ला रहा हूँ। कोई सामान नहीं है? सामान? वे संयत से हंसे। तुम्हारे यहाँ सामान लेकर आता? देख रहा हूँ तुमने काफ़ी कुछ जमा लिया है। सब आपकी कृपा है कि भाव से मैंने हैं की मुद्रा बनाई। सामान नहीं है तो कोई बात नहीं। ये पुष्पा ससुरी कहाँ चली गई? जब भी कोई ऐसा आदमी आता है तो ये अदबदाकर रसोई में घुसी रहती और स्टोव इत्यादि की आवाज़ पैदा करके ऐसा भाव दिखाती है जैसे बाहरी दुनिया का इसे कुछ भी पता नहीं। इस कमबख्त के एहसास ही नहीं कि हमारे यहाँ कितना बड़ा आदमी आया है। मैंने बैठक को बड़े ढंग से सजाया था, सारी व्यवस्था उलट पुलट दी थी। ऐसी कोशिश थी कि बैठकर सारे दिन उठने बैठने सोने की जगह न लगे और आभास हो जैसे उनकी तरह के मेहमानों के लिए ही रखा गया स्वतंत्र कमरा है। और इसका उपयोग हमेशा नहीं होता। गद्दियों के कवर, पर्दे, मेजपोश सब बदल दिए गए थे। मेज पर घड़ी और किताबें रख दी गई थी। ये किताबें अभी तक चारपाई के नीचे बंधी धूल खा रही थी। कुछ नई किताबें मांग लाया था, पुरानी में से चुनकर निकाली थी। बीए में पड़ी गोल्डन ट्रेजरी और रस्किन के निबंध मुझे मेज पर रखने लायक लगे थे। पेन, स्वाइन इंक, कुछ पत्रिकाएं, फूल खिले कांच का गोल पेपरवेट, सभी झाड़ पोंछ कर रखे थे। हर चीज़ के वे हिस्से छिपा दिए थे जो मुझे खुद फूहड़ लगते थे। आज का अखबार बड़े ढंग से मेज पर रख दिया था, जैसे उसे पढ़ते पढ़ते ही मैं दरवाज़ा खोलने गया था। किसी गंभीर लेखक की मोटी सी किताब यूँ मेज पर डाल दी थी कि लगे रात को मैं इसका अध्ययन कर रहा था। रबर वाले स्लीपर भी लापरवाही से मेज के नीचे व्यवस्थित कर दिए थे। मेरा सारा घर उन जैसे बड़े मेहमान के लायक भले ही ना हो, मगर मैं ऊंचे मूल्यों में संतोष खोजने वाला व्यक्ति हूँ, ये प्रभाव मैं उन पर डालना चाहता था। वे संतोष और हल्की थकावट से आकर कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने बड़े आराम से दोनों पांव ऊपर समेट लिए और मुझे बेचैनी होने लगी कि पुष्पा अभी तक क्यों नहीं आ रही। मुझे अपनी बैठक, मेज, कुर्सियाँ, सारा घर बहुत ही बेकार और साधारण लगने लगा। चाहे कुछ कर लो, ये घर एक फटीचर क्लर्क का घर लगता है। उन जैसे सम्मानित मेहमान के लायक बिल्कुल भी नहीं। ये अनुभूति मुझे उनके भीतर कदम रखते ही होने लगी थी। हालांकि हफ्तों से मैं अपने मन को भी समझा रहा था कि जैसा बेकार सब कुछ मैं सोच रहा हूँ, वैसा सब मिलाकर शायद नहीं है। फिर बड़े लोग दूसरों की मजबूरियाँ समझते हैं और ऐसी छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन अब लगा इन कुर्सियों को तो इनके घर के ईंधन के काम में लिया जाता होगा। हालांकि फ़ौरन ही मैंने अपने को सुधार लिया। इनके यहाँ ईंधन थोड़े ही जलता होगा, बिजली और गैस के नए से नए साधन होंगे, लेकिन निश्चय ही जैसे पर्दों और मेजपोश से इनके यहाँ फर्श पहुँचे जाते होंगे, ऐसी किताबें तो इनके यहाँ के बच्चे और नौकर पढ़ते होंगे। इनके नौकरों के घर मेरे घर से लाख दर्जे अच्छे होंगे। ये इनकी महानता ही है कि ऐसे आराम और बेतकल्लुफ़ी से आकर बैठ गए हैं।
मैं अपनी बेचैनी छिपाने के लिए एक बार बालकनी में घूम आया। व्यर्थ पड़ी दियासलाई की सीख को बाहर फेंक दिया। नीचे झांक कर देखा, मकान मालिकिन बड़े बेहया ढंग से बैठी कपड़ों में साबुन लगा रही थी। इस मूर्ख को क्या पता कि ऊपर मेरे यहाँ कौन बैठा है। बड़ा अपने को लाडसाब लगाते हैं ये लोग। यहाँ गंदा मत करो, वहाँ कोयले मत कूटो, सीढ़ियों में चारपाइयाँ मत रखो, एक दिन किराया ना दो तो घर छोड़ने की धमकी। तुम्हारे जैसे 20 मकान खरीद कर फेंक दे ये साले। अपने स्कूटर की ऐसी सफाई करेंगे जैसे ऐरावत को नहला रहे हों। इनके पास दर्जन भर एक से एक खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। माफ़ कीजिए, मैं अभी आया, मैंने धीरे से कहा और डरते हुए से चौके में चला गया। पुष्पा, तुम भी अजीब औरत हो, झल्लाकर गला भिंचे स्वर में मैंने उसे झिड़का। वे आ गए हैं और तुमने अभी तक साड़ी भी नहीं बदली। आ गए? पहले तो वो चौंकी, फिर अपनी उसी व्यस्तता से बोली, अभी बदलती हूँ, चाय का पानी रख दूँ। लीजिए साहब, अब चाय का पानी रखा जाएगा। भीतर वे बैठे हैं और यहाँ अब चाय का पानी रखने की शुरुआत होगी। प्लेटों में मैंने मिठाई नमकीन पहले ही रख दिए थे। उन्हें एक बार फिर से देखा। एक एक प्लेट में इस तरह फैला फैला कर रख दिया कि कम न लगे। फिर भी लग रहा था कि बेहद कम है और घर का दिवालियापन उजागर होता है। फल सुबह नाश्ते में दिए जाते हैं या खाने में, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। अकेले बैठे हैं के बोझ से फिर मैं बैठक में लपक गया। पलंगपोश आज ही संदूक से निकाल कर बिछाए थे और उनकी तहों वाले निशानों को देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये रोज़ नहीं बिछाए जाते। मैंने हाथ फेर कर सलवटें ठीक की, एक तरफ के छेद को सावधानी से दबा दिया, तो फिर भी संतोष नहीं हुआ कि कचोट लिए मैं बैठक में आ गया। वे अखबार फैलाकर कुछ देखने लगे थे। हाँ, उन्हें तो देश विदेश की जानकारी रखनी होती है। एक निगाह में सारी परिस्थिति भांप जाते होंगे। हमारी तरह शुरू से आखिर तक पढ़कर भी बात समझ में न आने की शिकायत उन्हें थोड़ी ही होती होगी। उनकी महत्वपूर्ण एकाग्रता में मैंने बाधा दी है। क्षमा भाव से मैं कुर्सी पर जरा सा टिक कर बैठ गया। समझ में नहीं आया क्या बात करूं। आपको तकलीफ तो नहीं हुई? यही सवाल उस समय सूझा। बेवकूफ़, उनके लिए ट्रेन में बैठना जैसे अपने कमरे में बैठना है। तकलीफ काहे की? उन्होंने अखबार से सिर उठाया। मुझे सब आदत है, यहाँ उस तरह की सुविधाएं तो नहीं है। मैंने नम्रता से अपने इस सारे घर के लिए माफ़ी मांगी। क्या बातें करते हो, अपना ही घर है, सभी अपने अपने घर में यूं ही रहते हैं। वे आत्मीयता से बोले, तुम मेरे लिए कुछ भी विशेष मत करो। जी वो तो मैं जानता हूँ, मैंने हल्के संतोष से कहा। आप महान हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, वरना क्या मैं जानता नहीं हूँ कि आप कैसे रहते हैं, कैसे हैं, और यह सब कितना तुच्छ है। एक क्षण को लगा हो सकता है कि जैसे बेचैनी मैं महसूस कर रहा हूँ वे बिल्कुल भी ना कर रहे हों और सचमुच आराम से हों। मैं नीचे पैरों की तरफ देखने लगा। लो, अभी तक मैं नंगे पाँव ही घूम रहा था। जाने क्या सोचेंगे। बौखला कर एकदम कुर्सी के पास रखे स्लीपर पहनने की इच्छा हुई, लेकिन बहुत साफ हो जाएगा। धीरे और बेमालूम तरीके से पहनूंगा। उंगलियों और अंगूठों को ऊपर सरकाते हुए मैंने पूछा, आप नहाएंगे या मुंह धोएंगे? बात मुझे खुद बहुत बेवकूफ़ी की लगी। हो सकता है कि इस समय वे चाय ही पीते हों, कुछ तो पिलाना ही चाहिए था। सब कर लेंगे भाई, यही तो हैं, वे आत्मीयता से बोले। पुष्पा जी नहीं दिख रही? तुम्हारे एक आध बच्चा भी तो है ना, कहीं पढ़ता है? जी वो स्कूल गया है, पढ़ता है, क्या करें, यहाँ कोई अच्छा स्कूल भी नहीं है। हमने तो बहुत कोशिश की, हालांकि मैंने उसे अपनी हैसियत से ऊंचे स्कूल में दाखिल करवा रखा था। अच्छे स्कूलों के खर्चों को सोचकर उनके बारे में पता भी नहीं लगाया था। जिस स्कूल में इस समय वो था उसे लेकर अपनी तरह मुझे गर्व भी था, लेकिन इस समय मुझे लगा जैसे वो अनाथालय में जाता हो। बोला, दोपहर को बस छोड़ जाएगी। सोचा पता नहीं आज पुष्पा को समय भी मिलेगा या नहीं कि जाकर उसे स्कूल से लिवा लाए। सहसा पुष्पा ने कमरे में प्रवेश करके मुझे उबार लिया। वह चाय की ट्रे लेकर आई थी। उन्होंने ऊपर समेटे हुए पांव एकदम नीचे कर लिए, जूते टटोलते हुए से खड़े हुए। नमस्ते पुष्पा जी, कैसी हैं? आप बैठे रहे ना, कहते हुए मैंने बढ़कर पुष्पा के हाथ से ट्रे ले ली। उसे सावधानी से मेज पर रखकर उससे कहा, तुम भी बैठो ना। वह साड़ी का पल्ला सिर पर ठीक करके नमस्कार कर चुकी थी। आपने बड़ा इंतज़ार कराया, ये तो 2 हफ्ते से परेशान थे कि आप आएंगे। उन्होंने गदगद कंठ से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। ये तो इनकी आदत है। हाँ, यही तो मैं कहती हूँ कि आ रहे हैं तो आए, उनका घर है,
उसे लेकर इतना तूफान मचाने की क्या जरूरत है। देखिए, मैं तो आपके लिए कुछ भी खास नहीं करूंगी। जैसे हम खाते रहते हैं उसी तरह आपको भी रहना पड़ेगा। तुम तो झाड़ू लगवाओगी इनसे, मैंने भीतर दांत भींच कर दोहराया। न मेहमान की हैसियत देखती है न उम्र, ये बात जरूर कहती है। कहा था साड़ी बदल आओ, लेकिन उसी में चली आ रही है। कोई ख्याल ही नहीं कि कौन आया है, कहाँ से आया है। हाँ 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 हाँ, सो तो है ही। मेहमान की इस बात के जवाब में पुष्पा केतली से टिकोजी उतारती हुई कह रही थी, हम तो देखिए किसी के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। साधारण से हैसियत वाले लोग हैं। दाल रोटी खाते हैं, वही आपको भी दे देंगे। जी हाँ, सब बता दीजिए कि हम तो भूखों मरते हैं। ये मिठाई और नमकीन सिर्फ आपके लिए ले आए हैं, वरना हमें कहाँ नसीब। इनसे कहकर कोई अच्छी सी नौकरी लूँगा और फिर इसे मिठाई और फलों से ही न लाद दिया तो मेरा भी नाम नहीं। इस औरत से मैं इसलिए परेशान हूँ कि मुझे कहीं भी सहयोग नहीं देती। हमेशा यही सिद्ध करेगी जैसे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ और कम हैसियत वाला आदमी हूँ। और जो हमारे यहाँ आया है वह सड़क पर सफाई करने वाला जमादार है। ये शायद जानबूझकर मानने को तैयार नहीं है कि इनके हमारे यहाँ आने का क्या अर्थ है। इससे हमारी इज्जत कितनी बड़ी है, जाने कितने ऊंचे ऊंचे तो इनके संपर्क में हैं। वह तो इनकी कृपा है जो यहाँ आ गए हैं, वरना अशोका और ताज में रुकने वाले आदमी हैं। इस समय यहाँ यूँ कुल्हड़ छाप चाय पी रहे होते। इस समय इनके चारों तरफ 6 बहरे मंडरा रहे होते। सेक्रेटरी बैठा सारी हिदायतें नोट कर रहा होता। टेलीफोन गनगना रहे होते। नीचे लक लक वर्दी में बैठा ड्राइवर झटके से निकल कर दरवाज़ा खोलता और मुझे फिर लगा जैसे नीचे सड़क पर हवाई जहाजनुमा गाड़ी खड़ी है। मैं कुछ कुछ अपराधी और कुछ कुछ झल्लाए मन से प्लेटें ट्रे में से निकाल कर बाहर रखने लगा। मिठाई नमकीन मैं मोहल्ले की सबसे अच्छी दुकान से लाया था, लेकिन इस समय एकदम घटिया और बदसूरत लग रही थी। उनमें बाजार की गंध थी। प्लेट प्याले हमारे यहाँ एक भी ऐसे नहीं है कि उनमें ढंग के आदमी को कुछ दिया जा सके। ट्रे में बिछी तौलिया धोबी के यहाँ एक बार धुलकर जैसी खजेली सी हो गई। तौलिया का एक कोना भी उठ आया है और नीचे ट्रे पर छपा कपड़ा मिलका विज्ञापन झांकने लगा है। सोचेंगे सालों ने मुफ्ती ट्रे लाकर रख छोड़ी है। मैंने फुर्ती से वह कोना दबाकर उसे ढक दिया। मुझे चाय बेस्वाद इसलिए भी लगती रही कि उनके पास कोना जड़ा कब पहुंच गया था। खैरियत यही थी कि उनका ध्यान उधर नहीं गया था। वे हंस हंस कर पुष्पा से बातें कर रहे थे। चलो कहीं तो घर जैसा मालूम महसूस कर रहे हैं। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? उन्होंने सीधे मुझसे ही पूछा तो मैं चौंक उठा। बात यह है कि मैंने आज की छुट्टी ले रखी है। सोचा आपके आने के बहाने दफ्तर की दुनिया से बाहर रह लेंगे। मैं बिना सोचे समझे बोल पड़ा। बेकार। वे नाराज़ हो गए। यह सब तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो आज पता नहीं किस किस से मिलना है। हो सकता है दोपहर को खाना भी ना खाऊं। वाह, ये कैसे हो सकता है? पुष्पा ने अधिकार से कहा। आप कहीं भी बाहर नहीं खाएंगे? देखो पुष्पा, मैं शाम को कहीं नहीं खाऊंगा, लेकिन दोपहर के लिए मुझसे ज़िद मत करो। वे अपनेपन से अंतिम फैसले की तरह बोले, यानी दोपहर के लिए हम लोगों ने जो इतनी चीज़ें बनाई हैं वे बेकार ही चली गई। वे शाम को थोड़े ही चलेंगी। शाम के लिए सब्जियां वगैरह और लानी होंगी। तुमने छुट्टी ले ही ली है तो चलो आज हमारे साथ ही रहो। कुछ लोगों से मिला देंगे, हो सकता है कभी तुम्हारे काम ही आ जाए। उन्होंने इत्मीनान से मिठाई मुंह में डालकर चाय का घूंट भरा। जी मैं तो खाली ही हूँ, मैं बोला। तो ये पुष्पा जी से पुष्पा पर आ गए। मैं 2 मिनट में खाना बनाए देती हूँ, आप लोग खाकर ही निकले। पुष्पा फुर्ती से उठती हुई बोली। नहीं पुष्पा, इस समय नहीं, उन्होंने आग्रह किया। मैं ज़रा हाथ मुंह धोते ही निकलूँगा। रहने दो फिर, मैं मजबूरी के भाव से बोला। मैं नहीं चाहता था कि पुष्पा उन्हें 2 मिनट वाला खाना खिलाए। माफ़ कीजिए, अभी आता हूँ, कहकर मैं जल्दी से उठा और गुसलखाने में पहुँच गया। उल्लू के पट्टों ने कैसा छोटा सा गुसलखाना बनवाया है, एक खूंटी तक तो लगाई नहीं है। बोलो, नहाने वाला तुम्हारे सिर पर कपड़े लटकाएगा। भीतर से किवाड़ बंद करके गुसलखाने मैंने झाड़ू से धो दिया। बीवी को तो इस छोटी सी बात का ख्याल आएगा नहीं। साबुनदानी साफ़ की, तेल की शीशियाँ करीने से लगाई, नया साबुन खोलकर रखा और पटरा साफ़ कर दिया। कोने से एकाध जाला झाड़ा और मुंह धोकर इस तरह निकला जैसे इसी काम के लिए गया था। इनके यहाँ तो शानदार गुसलखाना होगा। गर्म ठंडे पानी के टब होंगे, गुसलखाना गर्म रखने का प्रबंध होगा। टब, वॉश बेसिन, कमोड सब नई से नई डिज़ाइन के होंगे, जैसे सिनेमा और होटलों में देखे हैं। क्या करें, अपने यहाँ तो यही है। मैंने मजबूरी में सांस ली।
पता नहीं कभी नसीब में होगा भी या नहीं। पुष्पा इस बीच उनसे काफ़ी खुल गई थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। जब मैं आया तो वे उसकी तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे उसकी सुंदरता को निहार रहे हों। चलो, अपनी बेवकूफ़ी और गैर दुनियादारी के बावजूद अगर वह उन्हें एट होम महसूस करा सकती है तो क्या हर्ज है। लेकिन महाराज, आप मेहमान हैं, इसलिए यह दूरी बरत रही है, इज्जत करने का भाव दिखा रही है, वरना यह तो आपके सिर पर सवार हो जाएगी। होंगे आप अपने घर के महान। ये एक बार अगर मुंह लग गई तो किसी की महानता नहीं रखती। आपको पता नहीं है ये कितनी उजड़ और गवार है, ना किसी को महान मानती है ना मेहमान। इसके लिए चाय पी जा चुकी थी। मुझे पता है पुष्पा ने एक बार भी इनसे किसी चीज़ को लेने का आग्रह नहीं किया होगा, जो खुद ही ले लिया सो ले लिया। आप संकोच करें तो आपकी बला से। अजीब खुदगर्ज औरत से मेरा पाला पड़ा है। मैं अगर ज़रा हाथ खींच लूँ तो न घर में कोई व्यवस्था रहे न सिलसिला। घर के ज़्यादातर काम अपने जिम्मे लेकर मैंने इनकी आदतें ख़राब कर दी हैं। अगर शुरू से ही सख्ती रखता तो एकदम सीधी रहती। उन्होंने कंधों का चादर उतारकर कुर्सी की पीठ पर रखते हुए गुसलखाने की ओर जाने के भाव से पूछा, यहाँ आसपास टेलीफोन तो होगा? मुझे अपने आने की खबर करनी थी 2-1 लोगों को। तुम्हारे सिवाय किसी को भी तो नहीं बताया है। अजी, लोग चैन लेने देते? जी, यहाँ तो नहीं है, बाहर निकलेंगे तो बेकरी वाले के यहाँ से कर लेंगे। मैं अपराधी की तरह बोला। उन्होंने सिर्फ मुझे ही सूचना लायक समझा। इस बोझ से झुककर मैंने सोचा, आप चाहे तो शाम तक यहीं टेलीफोन लगवा सकते हैं। आपके परिचय प्रभाव क्या कम है? आप क्या नहीं कर सकते? एक बार इच्छा प्रकट कर दें तो जनरल मैनेजर खुद अपनी देखरेख में फ़ोन लगवा दे। और यह सब सोचकर उनकी मूर्ति मेरे दिमाग में और भी बड़ी हो गई। इसी तुलना में पुष्पा मुझे और भी फूहड़ और कमीनी लगी। साड़ी लपेटने का यह भी कोई ढंग है? लगती है जैसे साहब लोगों की आया हो। उनके ऐश्वर्यशाली वातावरण के बीच जब मैंने उसे रखकर देखा तो लगा जैसे वो चंदा मांगने आने वाली शरणार्थी औरतों जैसी लगती है। लेकिन यह मुझे शुरू से ही लग रहा था कि वो जानबूझकर उन्हें महान आदमी मानने से इनकार करती रही है। उसके यहाँ तो साक्षात भगवान भी आ जाए तो साले को कुत्ता बनाकर रद्द कर देगी। अरे, तुम मेरी तिल भर इज्जत नहीं करती ना सही, लेकिन जितनी इज्जत मैं दूसरे की करता हूँ उतनी तो कर ही सकती हो। ऐसा बड़ा आदमी मेरे यहाँ मेहमान है, यही सोचकर थोड़ी बहुत इज्जत मुझे भी बख्श देती तो क्या टोटा पड़ जाता। लेकिन इस कूड़ मगज से ऐसी उम्मीद ही बेकार है। वहीं खड़े खड़े ही पुष्पा कहीं इशारा ना कर दे, गुसलखाना उधर है, चले जाइए। इस डर से मैं आगे आगे हो लिया। इधर आइए, आपको गुसलखाना दिखा दूँ। जैसे ताजमहल हो। लेकिन मैं उन्हें आगे आगे वहाँ तक छोड़ आया। मैं अभी गर्म पानी लाता हूँ। मैं रसोई की तरफ लपका। केतली में पानी खौल रहा था, उसे बाल्टी में उड़ेल कर लाया तो भीतर वे ठंडे पानी से ही तो हाथ धो रहे थे। मैं घबरा उठा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ये गर्म पानी है। जब उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया तो मैं पुष्पा के पास आया। वहाँ से बर्तन तो उठा लो। अगली बात दबा गया, बेकार इस समय चकचक होगी। अभी उठा लेती हूँ, आप शाम के लिए सब्जी लाकर रख देना। लीजिए साहब, ये साली अलग समस्या लाकर खड़ी कर दी। चुटकी बजाते ही विकटतम समस्याएं खड़ी कर देना तो उसके लिए कितना आसान है। हमेशा आड़े वक्त में उसे ऐसे काम याद आते हैं। वो तो आटा पिसवा लिया था, वरना उसकी भी फरमाइश इस समय हो सकती थी। झल्लाहट पीकर कहा, तो मंगवा लेना किसी से, मुझे तो इनके साथ जाना होगा। नहीं जाऊँगा तो बुरा लगेगा। उसने बुरा सा मुँह बनाया, यानी मैं उन्हें जरा सी देर बैठा कर सब्जी ला सकता हूँ। इन्हीं से सब्जी लाने को न कह दूँ। उनकी उपस्थिति में ही ये मुझसे कोई ऊंची नीची बात कह सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी निकल जाने में भलाई है। कल ही सूट पर प्रेस कर लिया था, लेकिन पहनकर लगा इसे धुला लेना चाहिए था। सामने शीशी में बटलर खड़ा था। धुला लेने से ही क्या होता है, कपड़ा तो वही कबाड़िया है। न जाऊँ साथ, नौकर जैसा लगूंगा। अपने पास तो कहीं आने जाने लायक कुछ भी नहीं है। कोट की बाहों से कमीज के गंदे कफ कॉलर ढकते हुए भी ख्याल रहा कि ये कोई ढके हुए थोड़े ही रहेंगे। जब भी किसी काम के लिए हाथ बढ़ाऊंगा तो दिखेंगे। जेब में कुल 12 रुपये थे। खुशामद से कहा, यार 10-5 रुपये दे दो ना, पता नहीं जहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। अभी तो महीना पड़ा है, मेरे पास कुल 20। तो वही दे दो, कहीं से मंगा लेंगे। मैंने उसकी बात के बीच में ही जल्दी मचाने के ढंग पर कहा, कमबख्त इस समय सारे महीने का हिसाब समझाएगी। अभी वे निकल आएंगे
तो सब धरा रह जाएगा। वे ताज़े होकर निकले थे। हम लोग इस तरह संभल गए जैसे नेपथ्य से निकलकर स्टेज पर आ गए। कंधे में मैल जनाने बालों का गुच्छा उलझा था। उन्हें हाथ से साफ करके कमीज से पोंछते हुए तेल की शीशी लिए बाहर बैठक में निकल आया। गोले का तेल है। मैंने इस तरह बोतल पेश की कि अगर चाहे तो वे ले, वे ना ले। जवा कुसुम की शीशी कितने की आती होगी? ठीक है, लापरवाही से वे बोले। चुंधा सस्ता शीशा है, मैं कहते कहते रुक गया। उसे अपने कोट पर ही रगड़कर सामने कर दिया। उन्होंने इत्मीनान से कंघा तेल किया। चलिए आपको भी घुमा लाए। वे हंसकर पुष्पा से बोले। ये अब कहाँ? आपको तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना हो। मैंने इस तरह प्रतिवाद किया जैसे वो सचमुच ही चलने को कह सकती है। भीतर गहरी सांस ली। काश मेरी बीवी ऐसी होती कि आप जैसे आदमी के साथ चलती, पढ़ी लिखी और सलीके वाली। छुरी कांटा पकड़ना तक तो आता ही नहीं। मैं भी कहाँ जानता हूँ, लेकिन इसे तो ढंग के बाल बनाने भी तो नहीं आते। आते वक्त कुछ केले संतरे लेते आइए। लीजिए साहब। निकलते निकलते एक फरमाइश दाग ही दी। कद्दू काशी फल के लिए नहीं कहा। मन हुआ वापस जाकर दोनों हाथों से गला दबा दूं। अरे जिससे सब्जी मंगावोगी उससे यह सब नहीं मंगा सकती? क्या मेरी फजीहत करने पर तुली हो? 2-4 आने ज़्यादा ही तो दे आएगा ना वो। मैं अनसुनी किए एक तरफ हटकर खड़ा रहा। वह बेखबर अपने मसूड़े दिखाती उनसे जल्दी आने को कहती रही। इसके चेहरे का भाव कितना सख्त है, तो वह कहीं और खाकर ना आने का अनुरोध कर रही थी। सड़क पर मैं उनकी बौनी छाया की तरह चल रहा था। काश सड़क पर निकलते ही गंदी नालियाँ, खाली टीन, कागज़ के थैले न पड़े होते। आसपास के बच्चे कुछ तमीज़दार ढंग से कपड़े पहने होते और औरतें पेटीकोट ब्लाउज पर कुछ और भी डाल लेती। कुत्ते झबरे और खूबसूरत होते। बाहर निकलकर मैंने कुछ इस तरह देखा था जैसे उनकी जहाज़ गाड़ी को तलाश कर रहा हूँ। इस गाड़ी का एहसास मेरे दिमाग पर लगातार खुदा हुआ था। बेकरी वाले की दुकान पर मैंने भरसक लापरवाही और आत्मविश्वास से कहा था, भाई एक आध फ़ोन करेंगे। कभी 10 पैसे का बिस्कुट भी ना लेने आने वाले इस आदमी को बेकरी वाले ने भी आश्चर्य से देखा था। वो फ़ोन की तरफ इशारा करके उसी संजीदगी से सामने खड़े किसी नौकरनुमा के लिए पहिया घुमा घुमा कर स्लाई से तराशता रहा। घड़ी पर लहराती कुर्ते की भव्य आस्तीन वाले हाथ से टेलीफोन उठाकर वे डायल घुमाने लगे। साले तुझे क्या पता है कि मेरे साथ कौन है, जिन टॉफ़ी और बिस्कुटों को सारे दिन खड़े खड़े बेचा करता है। उनकी 4-6 तो मिले होंगी। इनकी मिल होती है या फैक्ट्री? तुम जैसे नौकर इनके ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाते होंगे। हो सकता है किसी मिनिस्टर कमिश्नर से ही बोल रहे हो। नहीं जी, मुझे नहीं ठहरना है, अपना ही घर है। पता नहीं उधर कौन है, एक अच्छी सी नौकरी मुझे नहीं दिला सकते? 2 दिन फ़ोन किए। मैंने जल्दी से रुपया निकाल कर दुकान वाले की तरफ बढ़ा दिया। अरे अरे रे, वे कहते ही रह गए। उनकी जैकेट के बटन ही नहीं खुले थे। इतने बड़े आदमी जिनके एक इशारे पर बड़ी से बड़ी सवारी सामने आकर खड़ी हो जाती हो, उनके सामने स्कूटर या बस की बात बड़ी टुच्ची लगेगी। टैक्सी ही ठीक रहेगी। पता नहीं कहाँ कहाँ जाए, कितना मीटर बने देखी जाएगी। सुबह का खाना ही खाते तो 10-15 रुपये ठंडे हो जाते। यही समझूंगा कि वही रुपये यहाँ खर्च कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे देने ही न दे, और देना पड़ भी गया तो ये इन्वेस्टमेंट है। मैंने टैक्सी को संकेत किया। उनके बार बार आग्रह के बावजूद मैं उनकी बगल में न बैठकर ड्राइवर के साथ ही बैठ गया। दिल्ली की टैक्सियों की हालत भीतर से इतनी खराब है, यहाँ मैंने पहली ही बार देखा। फटी गंदी गद्दियाँ, खटर खटर चू चू की आवाज़ें, पहिए चाहे जिस स्पीड से चले, लेकिन मीटर पर पैसे स्पुटनिक की स्पीड से आते हैं। हर बार पैसे बदलने पर मेरे दिल में खट होता था। बैठे बैठे मुझे व्यर्थ ही पुष्पा पर गुस्सा आने लगा। साली कमीनी, मैंने यूं ही सोचा। समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे क्या बात करूं। कुछ नहीं, इन बीवी बच्चों और गृहस्थी ने किसी भी लायक नहीं छोड़ा। लगा जो कुछ भी बोलूँगा वह निहायत ही चिचला और व्यर्थ होगा। सोचेंगे रहा ये टकियल क्लर्क ही। पता नहीं कैसे उस क्षण में पीछे वाले मेहमान को एकदम भूल गया। गंवार, जाहिल, घुन्नी। मैं अगर जूती बराबर नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन यह तो कमीनेपन की हद है कि किसी को एक दिन को मेहमान मानकर उसकी खातिर न कर सके। मान लो एक दिन कोई बड़ा आदमी अपने यहाँ आ ही गया, तब तो। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और आखिरी पंक्ति से हमें ये स्पष्ट हो जाता है
कि अभी तक जिस मेहमान का स्वागत सत्कार वो कर रहे थे, उसे घुमा रहे थे, टैक्सी पर बिठा कर रहा, ये सब उनका सपना था, उनकी कल्पना थी